हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली चल रही है। हमने जो नवा चैप्टर था त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, उसके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे और एकदम शानदार तरीके से 7-8 क्लासों के अंदर उस चैप्टर का एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन किया था। और उम्मीद यही करता हूँ आपने बढ़िया तरीके से आपने वो चीज़ें कर ली होगी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्त। वर्त यानी कि सर्कल्स। एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 10.1 10.2 प्रश्नावली है, 3 एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। अब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जो 9th क्लास की भी यहाँ डिस्कशन करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि वरना क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें सर्वांग क्षमता से रिलेटेड भी आएगी, जैसे छठा चैप्टर था अभी हमने पढ़ा नहीं, उससे रिलेटेड आएगी, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी। मस्त रहिए आप लोग। तो बढ़िया तरीके से चैप्टर को शुरू करते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं। ये इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना अगला चैप्टर समझ में आएगा नहीं, वर्तों से संबंधित क्षेत्र। तो लगातार पढ़ेंगे 10वां 11वां 12वां 13वां, ठीक है, और 14वां। फिर हम चलेंगे वापस छठे चैप्टर, छठा करेंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से वर्त को देखना। 2-3 वीडियो इसमें लगेंगे, 3-4 भी लग सकते हैं इंट्रोडक्शन के। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चाप क्या होता है, वर्त की जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होता है। क्योंकि त्रिज्यखंड वर्तखंड भी इसीलिए ज़रूरी हो जाता है पढ़ना क्योंकि अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है वर्तों से संबंधित क्षेत्र में त्रिज्यखंड और वर्तखंड ही पढ़ना है। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आज हमारी क्लास कोई लिखने के लायक होगी नहीं, वो आपको केवल और केवल आज समझना। मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, पूरा आप एक बार का डिटेल से समझ लें। जो वर्ड जो है ना आगे हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ड आपके अगर दिमाग में आएंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, तो कल मैं जब इनको नोट्स के तौर पर लिखूंगा, बोर्ड के ऊपर लिखूंगा एक एक चीज़, तो आपको बहुत आनंद आएगा सर। चाहे 4 वीडियो लगे चाहे 5 वीडियो लगे, क्योंकि अगर ये बना दिया तो 10.1 का तो एक ही वीडियो 4 ही क्वेश्चन है। फिर 10.2 का इंट्रोडक्शन अलग से बना दूँ, 10.2 का अलग से इंट्रोडक्शन बना दूँगा, टेंशन मत लो। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी। बाकी अगर एक बात बताऊँ 10.1 के हिसाब से पढ़ा ना तो आज का लेक्चर केवल और केवल 10 मिनट का। मैं केवल इस स्पर्शरेखा के ऊपर बात करूँ, इस स्पर्शरेखा के बारे में आपको सारी बातें बता दूँ और आपका काम हो जाए, इजी वे में हो जाए। लेकिन उससे पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए बच्चों को, चाप क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना वो हमें पढ़नी। बाकी लिखने का हम कल कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आज जितनी बेसिक बातें हैं ना वो कर लेते हैं, कल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इनको लिखेंगे। आगे बात समझ में बढ़िया तरीके से। 2 परमें हैं आपके, एक 10.1 परमें और एक 10.2 है। तो 10.1 तो कोई सिद्ध करने वाला है नहीं, 10.2 परमें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। शानदार तरीके से चीज़ें करेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत खास है, फिर एग्जाम्पल तो 3 ही है, लेकिन 3 एग्जाम्पल में बहुत शानदार चीज़ें आपके भाई ने आपका भाई जब आपको एग्जाम्पल करवाए बहुत शानदार तरीके से करवाएगा। और फिर क्वेश्चन है साहित्य 13, तो ज़्यादा वो टाइम लगेगा नहीं, ऐसे बड़ा नहीं है, कम से कम 7-8 लेक्चर का चैप्टर है। तो कोऑपरेट कीजिए, बढ़िया तरीके से काम करिए। तो शुरू करते हैं साहब वर्त के। अब वर्त क्या होता है आप सबको बताया कि सर ऐसा एक वर्त होता है, कोई चूड़ी की सहायता से, कोई गिलास की सहायता से, कटोरी की सहायता से आपने गोल घेरा बना दिया, इसका मतलब वो वर्त है। वो क्या है? वर्त है। और वर्त में ये वर्त का क्या कहलाता है? केंद्र। और यहाँ से अगर आपने यहाँ एक बिंदु लिया, यहाँ पर ए, वर्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु आपने लिया और इसको आपने मिला दिया, तो ये वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूँ, छोटी मोटी बातें जो आपको अभी लिखनी नहीं, आपको केवल और केवल समझनी है। लिखने का काम मैं कल की क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। वर्त की त्रिज्या, और ये जो ओ है इसको बोला जाता है साहब वर्त का केंद्र। मैं आपको वर्त में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ, शायद आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी। आप कहीं सर हमारा ज्ञान अधूरा रह गया 9th क्लास में, इतनी लाजवाब चीज़ें आपके सामने आने वाली। आपने एक ऐसा वर्त बनाए तो केंद्र तो लेना पड़ेगा। आप प्रकार लोगे तो प्रकार की जो नोक होगी, कुछ ना कुछ प्रकार खोलोगे, 3 सेंट 4 सेंट ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो वो प्रकार की जो नोक होगी वो आपकी कॉपी में गड्ढा तो करेगी, होल तो होगा उधर। जो होल होगा ना उसको एक आप पॉइंट देंगे और वो पॉइंट आपका ओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ। और फिर वर्त के ऊपर आपने कहीं पर भी बिंदु ले लिया, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ले लिया। अगर आपने सपोज दैट वर्त के ऊपर यहाँ बिंदु ले लिया,
आपने एक बिंदु ले लिया बी और फिर इस रेखाखंड को यहाँ मिला दी, ये भी वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आपने एक बिंदु यहाँ ले लिया सी और इसको यहाँ मिला दिया तो भी ये वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आपने एक बिंदु ले लिया डी यहाँ पर और यहाँ इसको मिला दी तो भी ये वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। मतलब कहने का मतलब है ये जो ओ होता है ना, वो वर्त का क्या होता है, केंद्र होता है। और वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो पहली परिभाषा थी आपको सिर्फ वर्त की परिभाषा क्या होती है। वर्त क्या होता है, वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है। वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, यह समूह होता है जो किसी स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। क्योंकि ये एक स्थिर बिंदु है। कौन सा बिंदु है, स्थिर बिंदु है। और ये स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। हर बार स्थिर दूरी, अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और यहाँ अगर आप और एक पॉइंट ई देंगे तो भी एक स्थिर दूरी होगी। और इस स्थिर दूरी को वर्त की त्रिज्या बोला जाता है और स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र बोला जाता है। सारी बातें मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। आज आपको बेसिक बातें सुननी है, क्योंकि आज अगर आप सुन रखे होंगे ना तो कल मैं जब आपके सामने बातें करूंगा ना आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा रे ये वर्त तो हमारे पढ़ रखा है। मैं सीधे नोट शुरू करूं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसा कुछ नहीं। ये पार्ट 1 है, इसके बारे में जितनी हम बातें पढ़ेंगे ना उसके बारे में सुन लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, सारी बातें कर ली। उसके बाद आप जो भी चीज़ें करोगे आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगी, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये है वर्त की परिभाषा। क्या होगी, वर्त की परिभाषा होगी वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित, क्योंकि ओ कभी हिलेगा नहीं। और स्थिर जो बिंदु, स्थित अलग होता है ना, मैं वर्ड बोल रहा हूं स्थिर। कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, स्थिर। स्थिर बिंदु को क्या बोला जाता है, वर्त का केंद्र। और स्थिर दूरी जो है, फिक्स्ड जो डिस्टेंस है, अचर जो दूरी है, उसको बोला जाएगा वर्त की त्रिज्या। और वर्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या होती, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त के ऊपर अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं, तो वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब वर्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। इसका मतलब वर्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। क्योंकि आपने कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया, अपनी मन मर्जी से देखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, आपने एक वर्त के ऊपर एक बिंदु स्थित कर दिया एफ, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। और रेखाखंड हमेशा एक सीधी रेखा होती है। रेखाखंड में कोई घुमाव नहीं होता है, कोई ऐसे ढील नहीं होती, एकदम सीधा। ये अगर आप बात करोगे, ये एक रेखाखंड है, आप इसको कैसे भी पकड़ लो, चाहे कैसे, ये एकदम है सीधा, कोई नहीं एकदम सीधा स्ट्रेट बना हुआ। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया सर, पढ़ा ऐसे बिल्कुल सर। यहाँ से आपने 3 चीज़ें पढ़ी, 4 चीज़ें। पहले वर्त की परिभाषा हमने देखी, वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है, स्थिर दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ये बातें हो गई, आर वर्त की त्रिज्या। फिर हमने ये लिख दिया। फिर आपको वर्त की त्रिज्या के बारे में पता लगा। वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। कल मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा, टेंशन मत, अभी कुछ भी मत लिखना, पेन कॉपी कुछ नहीं होनी चाहिए आपका, तो एकदम बढ़िया तरीके से मेरे को सुनो। आंख और कान खुले हुए होने चाहिए, बाकी कुछ भी आपको खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मुंह बिल्कुल ही खुला हुआ होना नहीं चाहिए, सुनिए केवल, ठीक है सर। ये हमने बना दिया। फिर सपोज दैट हमारे पास एक तल है, ये आपका है क्या है, तल। ये एक तल बना भाई, एक बोर्ड तल ही है आपकी, एक कॉपी एक तल ही है आपका, ठीक है। तल जिसको बोलते हैं समतल बोल दो। इस तल में आपने एक बना दिया वर्त। इस तल में आपने क्या बना दिया, वर्त बना दिया। इस बात को ध्यान रखना। इस तल में आपने क्या बना दिया, एक वर्त बना दिया। एक तल था या समतल जो भी बोल दो, इस तल में आपने एक बना दिया वर्त। आप बता सकते हैं कि ये तल कितने भागों में विभाजित हो गया। जैसे आपको पता हो तो हमने जब क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई थी निर्देशांक ज्यामिति में, तो वहाँ तल हमारे 4 भागों में विभाजित हो गया था, प्रथम, चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ कितने भागों में विभाजित होगा ये बताइए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कितने भाग होंगे साहब इसके,
कितने भाग साहब? 3 भाग आपको याद रखना। कितने भाग? 3 भाग। एक तो देखो ये बाहर वाला भाग बना जो वर्त के बाहर है, जिसको आप बोलेंगे बहिर्भाग। वर्त का बहिर्भाग। एक ये खुद वर्त हो गया, ध्यान रखना, ये एक खुद क्या हो गया? वर्त। और एक हो गया वर्त का अभ्यंतर भाग। इसका मतलब जो वर्त होता है ना, जिस तल में स्थित होता है, उस तल को कितने भागों में विभाजित करेगा साहब? 3 भागों में। कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है, उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। पहला वर्त का अभ्यंतर भाग, वर्त का अभ्यंतर भाग मतलब वर्त के अंदर वाला भाग। दूसरा खुद वर्त, और तीसरा वर्त के बाहर वाला भाग। 3 ही चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको जो दिख गई होगा। इसका मतलब कोई पूछ ले वर्त किसी तल को कितने भागों में विभाजित करना है, तो आपको जवाब देना 3। कितने भागों में? 3 भागों में। नाम लिखिए। तो वर्त का अभ्यंतर भाग मतलब वर्त के अंदर वाला भाग, दूसरा वर्त, तीसरा वर्त का बहिर्भाग यानी वर्त के बाहर वाला भाग। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी, और आपका भाई इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाएगा। आज सुनिए केवल, क्योंकि मैं सीधा अगर किसी वर्ड पे आऊंगा ना, कल अभी सीधे नोट्स लिखूँ आपको समझ में नहीं आएगी, वरना आज चीजें समझ में आ रखी होगी ना, तो कल लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तो ठीक है, ये हमने पढ़ ली। 2 बातें हो गई हमारे पास, बिल्कुल सब। कुछ और बातें करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। हम इस लेक्चर को खत्म करने वाला, चिंता मत करो। ठीक है सर, बिल्कुल। अब ध्यान देना, ये वर्त का क्या है? केंद्र। वर्त ही वर्त बनाने, आपको इतने वर्त बनाने कि आप गोले बना बना के पागल हो जाओगे। ये वर्त है, और इस वर्त के ऊपर आपने ले लिए 2 बिंदु। एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। ठीक है सर। एक आपने सी पॉइंट यहां ले लिया, एक डी पॉइंट यहां ले लिया, एक पी पॉइंट यहां ले लिया, एक क्यू पॉइंट यहां ले लिया, एक आर पॉइंट यहां ले लिया, एक एस पॉइंट यहां ले लिया। वर्त पर आपने 2-2 बिंदु ले लिए। अब आप किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जोड़ोगे ना, तो आपकी कुछ रेखाखंड बनेगा। जैसे देखो, सपोज मैं इसको जोड़ दूं, मैं चाहूं तो बी और एस को भी जोड़ सकता हूं। मैं सीधे सीधे जोड़ रहा हूं, इनको जोड़ दी, इनको जोड़ दी और इनको जोड़ दी। और ये जो अगर आप बात करोगे ना, वर्त पर किसी स्थित बिंदुओं को, 2 बिंदुओं को जो जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड आपके सामने बना है ना, ये वर्त की क्या कहलाती है साहब? जीवा कहलाती है। वर्त की क्या कहलाती है? आपके जीवा कहलाती है। मतलब वर्त पर किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड तो वर्त की त्रिज्या कहलाती है। लेकिन वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को, वर्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, आपने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दिया, इसका मतलब वो वर्त की क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। ये वर्त है, एक पॉइंट आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, सी और डी। कोई जरूर नहीं एक को भी इससे मिलाया, आपने सपोज दैट इसको इससे मिला दी, ये भी वर्त की जीवा। आपने इसको इससे मिला दी, ये भी वर्त की जीवा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है साहब कि वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, वो वर्त की क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। अब वर्त की जीवा से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। क्या वर्ड पढ़ लिया हमने? वर्त की जीवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्त की जीवा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ साहब। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको ये बातें इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं यही समझता हूँ कि आपने वर्त पहली बार पढ़ा, 9th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, मैं किसी को बुरा ही नहीं कर रहा हूँ। आप में कमी होगी, उनमें होगी। मेरा काम है, मैं अपना काम 100% तरीके से करता हूँ, उसमें कभी कोई चोरी नहीं करता हूँ, ईमानदारी से ही काम किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, ये मेरी गारंटी। बट होता क्या है कि जब आप मेहनत नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा कसर हो जाती है। आप 9th में अगर चीज़ें पढ़ रखे होते हैं ना, अगर आप 9th में पढ़ते तो आपको सिलेबस की टेंशन नहीं। मुझे यहाँ सिलेबस की भी टेंशन है। 9th में क्या सिलेबस होता है? 9th में पेपर ही स्कूल बनाती करती है, तो फिर बढ़िया तरीके से करवाओ सिलेबस, शानदार तरीके से। पढ़ने वाले बच्चों का भला हो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ हमने जो बातें की है वो वर्त की जीवा कर दी। मतलब इसका मतलब कौन कौन सी वर्त की जीवाएं होगी इसके अंदर? एक तो AB है, देखो, एक CD है,
एक PQ है और एक RS है। ये सब की सब क्या है, वर्त की जीवा है। कोई जरूरी नहीं, अगर मैं A को S से मिला दूं ना तो भी ये वर्त की एक जीवा है। मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब ध्यान देना, एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। एक जीवा सबसे बड़ी है, देख लो। एक जीवा ऐसी है जो वर्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, और जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। और ये जो व्यास है ना, ये लो, वर्त का जो व्यास होता है ना, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आपको कोई पूछ ले कि इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वर्त का व्यास होता है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें छोटी दो। जैसे जैसे आप इधर आए, ये इसका मतलब सर वर्त के व्यास की परिभाषा आप बता सकते हो। देखो वर्त की जीवा क्या हुई, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। आपने दो बिंदुओं को मिला दिया, आप सीधा मिलाएं, तिरछा मिलाएं, कैसे मिलाएं, वर्त की जीवा कहलाएगी। और ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजर जाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगी। और वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती। वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी क्या होती, जीवा होती। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आएगी। और जब मैं सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखूंगा, आपको नोट्स याद करने, बाकी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब साहब वर्त की जीवा क्या, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती। और ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का व्यास कहलाती है। और वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कोई पूछ ले कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वर्त का क्या होती है, व्यास होती है। ये 150 आपको बातें ध्यान रखनी हुई। कुछ बातें क्लियर, ठीक है सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्त ही वर्त बनाने में कह रहा हूं ना आपको, ये आपका वर्त है। और इस वर्त के ऊपर आपने वापस दो बिंदु ले लिए। क्या ले लिया आपने, वर्त के ऊपर दो बिंदु ले ली। और आपकी डायरेक्शन है इधर, आप A से B की तरफ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो ये जो भाग है ना, ये वाला इतना, ये वाला मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तो वर्त की जीवा कहलाती है। लेकिन यहां अगर आप बात करोगे तो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है वो वर्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, वर्त का चाप कहलाता है। छोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद आ रहे होंगे, सर हमने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा 9th क्लास का इसमें पढ़ रखा है। मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तो वर्त की जीवा कहलाती है। बट वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है ना, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं बीच का जो भाग होता है वो होता है वर्त का चाप। और भाग दो बने साहब, एक तो ये बना है, एक ये ऊपर वाला और बना है। तो ये तो छोटा चाप है, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे साहब, लघु चाप। और बड़े वाले को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। लघु चाप और क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। और इनको लिखने का एक तरीका होता है, आप लिखेंगे या तो आप इनको लिखेंगे चाप AB, ऐसे लिखा जाता है, या इनको लिखा जाता है साहब AB चाप, ये चाप का चिन्ह होता है। और या आप लिखेंगे चाप A से B, तो अगला चाप लिखेंगे चाप BA या BA चाप, ये लिख दिया। और अब आपको ये लिखना है कि ये जो चाप बना है वो आपका लघु चाप कहलाएगा, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। ये आपका लघु चाप कहलाएगा, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। इसका मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तो वर्त की जीवा कहलाती है। लेकिन वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भाग ये है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भाग ये, देखो ये ध्यान दो, इधर देखो, ये वर्ड एक ही बात है। तो ये AB भाग है, एक BA भाग है। तो एक छोटा है तो छोटे वाले को माइनर बोला जाता है, और हिंदी मीडियम बोला जाता है लघु चाप। और बड़ा वाला जो होता है उसको बोला जाता है दीर्घ चाप। और चाप को या तो चाप AB या चाप BA ऐसा नाम दे दो। वरना अगर AB के ऊपर ऐसे चांद के शेप का बन रखा, आप ध्यान से देखो, ये देखो इतना ऐसे बन रखा ऊपर घुमावदार है, ऐसे चांद सा मुकड़ा अगर बन रखा है ना, इसका मतलब
वो भी चाप का चिन्ह ही है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपके पास में चाप हो गए। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। अब चाप के बारे में एक बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी। कैसे सर? चाप के बारे में इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आपने कोई वर्त बनाया और ये आपने ले लिया वर्त का केंद्र, कोई जरूर तो बिंदु यहां हो, बिंदु इस वर्त के केंद्र के बराबर हो जाए, एक बिंदु यहां हो जाए और एक बिंदु आपके यहां हो जाए, तो भी एक चाप बना। देख लो ये बना, ठीक है, ये चाप बन गया। इसका मतलब यहां अगर आप बात करोगे ना, तो इस बार अगर आप बात करोगे ए बी चाप और बी ए चाप आपस में बराबर है, और जिस दिन दोनों चाप बराबर हो जाते हैं उस दिन ये क्या बन जाएगा साहब? अर्धवर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवर्त। और आप गौर करके देख लो, ये अर्धवर्त बन सकता है। आप देख लो दोनों और नीचे वाले भाग दोनों बराबर है। जितना ए बी चाप है, मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये डायरेक्शन आप जा रहे हो, जितना ए बी चाप है उतना का उतना बी ए चाप है। और जिस दिन दोनों चाप बराबर हो गए, कोई लघु चाप कोई दीर्घ चाप नहीं, लघु चाप और दीर्घ चाप एकदम बराबर हो गए, उस दिन ये क्या बन जाएगा? अर्धवर्त कहलाएगा। धीरे धीरे बातें आ रही। देख लो, हम वर्त शुरू किया, वर्त की त्रिज्या पे पहुंचे, वर्त की जीवा पे पहुंचे, वर्त के व्यास पे पहुंचे, वर्त के चाप पे पहुंचे, और धीरे धीरे हम अर्धवर्त पर भी आ गए। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अब इनसे रिलेटेड दो वर्ड और हैं जो मैं आपको यहां बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में उनकी परिभाषा नहीं लिखूंगा। एक तिर्य्य खंड होता है और एक होता है वर्तखंड। एक तिर्य्य खंड होता है, एक क्या होता है? वर्तखंड होता है। तो अर्धवर्त की परिभाषा क्या होगी? यदि लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बराबर हो तो उसको अर्धवर्त बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं दो स्थितियां आपके सामने और बनाता हूं, फिर 10वीं क्लास के अंदर आते हैं। 10वीं क्लास में हमें क्या पढ़ना उसके बारे में डिस्कशन करें। ये केंद्र O है, ये केंद्र O है, ठीक है। और यहां पर आपने वापस दो दो बिंदु ले लिए। यहां पर ये ले ली और आपने यहां मिला दी। ये से मिला दी। कुछ फर्क लग रहा है आप लोगों को? आपको सर फर्क ऐसे लग रहा है कि ये जो भाग बना है ना, ये वर्त की त्रिज्या और चाप के बीच का, और अगर वर्त की त्रिज्या और चाप के बीच का भाग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा साहब? तिर्य्य खंड बोला जाएगा। और अगर वर्त की जीवा और त्रिज्या के बीच का भाग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? वर्तखंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्तखंड। इनके बारे में बहुत अलग से डिस्कशन हम करेंगे। कहने का मतलब तिर्य्य खंड की परिभाषा क्या होती है? वर्त की त्रिज्याओं तथा वर्त के चाप के बीच बना भाग, वर्त की त्रिज्याओं तथा वर्त के चाप के बीच बना भाग वर्त का तिर्य्य खंड कहलाता है। वर्त की त्रिज्याओं और जीवाओं के बीच में, वर्त की जीवा और वर्त के चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। अब छोटे छोटे यहाँ पर थीटा बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? थीटा। इनके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। ये छोटा है तो ये लघु तिर्य्य खंड है, ये बड़ा है तो ये दीर्घ। मैं इसको बोल भी देता हूँ, ये लघु है और ये आपका क्या है? दीर्घ। वैसे ये क्या है आपका? लघु है और ये क्या आपका? दीर्घ है। बड़ा छोटा बनता रहेगा। इनको हम पढ़ेंगे 11वें चैप्टर 11। इनको मैं वहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँ, क्योंकि वही है सारी बातें, यहाँ करने से मतलब नहीं। परिभाषाएं यहाँ से बनेगी तो पहले हम ये पढ़ेंगे ना, इनको पढ़े बिना इनकी परिभाषा दे नहीं सकते, तो इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। पहली बात तो बताओ, ये जो मैंने बातें आपके सामने की है ना, ये अभी है आपके 9th क्लास की बातें। जो आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं साहब, मैं उसके बारे में किसी प्रकार का कोई सस्पेंस आपके सामने नहीं रखना चाहता, किसी टीचर के बारे में नहीं बोलना चाहता। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका भाई आपको पढ़ा देगा। मैंने तो जीरो से शुरू किया, एकदम बेसिक से वर्त की परिभाषा से लेकर शुरू किया और मैं वर्त के तिर्य्य खंड तक मैं पहुंच गया। ये तो आपके 9th क्लास की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। इनको बढ़िया कल सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे सर, कल एकदम बेहतरीन तरीके से कल की क्लास में इनको लिख लें, कोई समस्या नहीं आएगी। पूरी की पूरी चीज़ों को इनको एकदम शानदार तरीके से हम लिखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ें करने के लिए। ये आपको बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो मैं ऐसा ही काम करता हूँ, पहले ये समझो फिर बता दूँ, फिर ये समझो फिर ये बता दूँ, या पूरा आज ही समझा दूँ। वीडियो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, क्लास लंबी भी हो जाएगी। और बेसिक शुरू किया तो बेसिक आपको कम से कम शुरुआत तो करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में इनको लिखते हैं सर, कल की क्लास में इनको लिखते हैं यहाँ तक, वर्त के चाप तक। ये तो मैं 11वें चैप्टर में लिखूँ, अगले चैप्टर उनकी परिभाषा वगैरह यहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं होता क्योंकि इनके सूत्र भी लिखने, त्रिज्यखंड का सूत्र फिर क्या होता है, वर्तखंड का क्या होता है, वर्त के चाप की लंबाई क्या होती है, सारी बातें वहीं करेंगे, तो सूत्र वाले में हम कर लेंगे। 10th के लिखूंगा तो फिर आपको 10 पॉइंट ये करने में कोई जोर नहीं आएगा, 3 भागों में इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ और 9th पूरी कवर करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हमारी जो आज की हेडिंग होने वाली है साहब, वो होने वाली है साहब वर्त के बारे में। बाकी परिभाषाएं आपको मैं बता चुका हूँ, आप ध्यान से सुनना, पहले ध्यान देना फिर लिखना, साथ साथ मत लिखना साहब। मैं टाइम दूंगा आपको आराम से वीडियो पॉज करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप परिभाषा लिखेंगे, वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो। वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो। समझ गए आप लोग? स्थिर दूरी या आप अचर बिंदु बोल दो, कोई कोई लोग इसको अचर बोलते हैं, कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्थिर बोल रहे हैं या इसको अचर बोल रहे हैं, एक ही वर्ड है, कोई फर्क आपको पड़ता नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसा बना आप समझ आना भाई, गोल तो हाथ इस प्रकार के चलेंगे, ये ओ है, स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है, तो ये आपने ले लिया। ठीक है, और ये जो स्थिर दूरी है सब, इसको आप बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे आप लोग? आर। ठीक है, तो ये जो ओ ए है आपके सामने, ये वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये जो ओ है, ये वर्त का क्या कहलाएगा आपके सामने? केंद्र। मेरे हिसाब से परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। स्थिर दूरी पर स्थित होता है, स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है, सारे के सारे जितने बिंदु आएंगे यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नोट डाल के कुछ पॉइंट्स याद रखने, जो मैं आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देना, इधर बेहतरीन तरीके से नोट्स लिखते हैं एकदम। नोट में क्या ध्यान रखना आपको? पहला पॉइंट, स्थिर बिंदु O को वर्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु O को वर्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। नंबर 2, स्थिर दूरी R को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या आप ये पॉइंट समझ गए दोनों? मैं आपको बता चुका हूं पहले भी ऑलरेडी। ये जो स्थिर बिंदु O है, इसको वर्त का केंद्र कहते हैं, और ये जो स्थिर दूरी R है,
स्थिर दूरी होगी यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ, क्योंकि समुच्चय मतलब बराबर घूमने का मतलब यही होता है, बराबर चारों तरफ घूमना। तो स्थिर दूरी आर को वर्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या। बाकी वर्त की त्रिज्या की साइंटिफिक डेफिनेशन ये नहीं, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो स्थिर बिंदु है ये वर्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और ये जो स्थिर दूरी आप बार बार बोल रहे हैं स्थिर दूरी पर स्थित होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको वर्त की त्रिज्या बोला जाता है। बाकी साइंटिफिक डेफिनेशन ये नहीं, साइंटिफिक डेफिनेशन तो वो होती है वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। मैं लिखूंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रख लोगे, बिल्कुल सर। और तीसरा पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान देना इधर। कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है, कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है उस तल को तीन भागों में विभाजित करता है। कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है उस तल को तीन भागों में विभाजित करता है। क्या ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं, बिल्कुल सर। अब इस तीसरे पॉइंट का जो चित्र है ना वो मैं साइड में यहां बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना साहब। सपोज दैट ये आपके पास है कोई तल है, ठीक है, मैं सारी बातें लिख रहा हूं, चिंता करो मतलब। ये आपका क्या है, एक तल बोल दो या इसको समतल बोल दो, बात एक है, ठीक है। इस तल में स्थित है और अगर आपने इस तल के अंदर एक बना दिया वर्त, ओ केंद्र वाला आपने एक बना दिया वर्त, तो इसके तीन भाग हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो अंदर वाला भाग हो गया, एक ये बाहर वाला भाग हो गया। देखो इस बात को ध्यान रखना, ये कुछ बाहर वाले भाग हो गए, कुछ अंदर वाले भाग हो गए, तो ये तीन भागों में इसको विभाजित कर रहा है। अगर मैं नंबर एक की बात करूं तो ये फर्स्ट वाला है, वर्त का अभ्यंतर भाग। इसकी बात करूं तो ये दूसरा है वर्त, और यहां हो जाएगा तीसरा वर्त का बहिर्भाग। वर्त का कौन सा भाग सा, बहिर्भाग। अब मैं तीनों नाम वापस लिख रहा हूं आपके लिए। तीनों भाग कितने भागों में बांटेगा, तीन भागों में। तो आप लिखेंगे वर्त का अभ्यंतर भाग, यानी कि वर्त के अंदर वाला भाग। नंबर दो तो वर्त है, वर्त का बहिर्भाग, वर्त के बाहर वाला भाग। बोलो साहब, बेसिक शुरू हमने किया, जो मैंने कल बातें आपको पढ़ाई थी अभी तक मैंने वही बताई। पहला वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है। अब स्थिर बिंदु O है और स्थिर दूरी R है। स्थिर बिंदु O को वर्त का केंद्र कहते हैं, स्थिर दूरी R को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। बाकी वर्त की त्रिज्या की परिभाषा ये नहीं। तीसरा पॉइंट नोट में है, कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है उस तल को तीन भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, तीन भागों में। वर्त का अभ्यंतर भाग मतलब वर्त के अंदर वाला भाग, स्वयं वर्त
तीसरा वर्त का बहिर्भाग, वर्त के बाहर वाला भाग, सारी बातें आपके सामने लिख रखी है सर। ये आपको चित्र याद हो या नहीं, तीनों भाग आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ, वर्त का केंद्र वर्त के कौन से भाग में स्थित होता है? तो वर्त का केंद्र वर्त के अंदर होता है, इसका मतलब वर्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। आप सोचिए, देखो क्या गजब का पॉइंट है ना। कोई पूछ लेगा खाली जगह में बहिर्भाग में होता है या रिक्त है ना अभ्यंतर में होता है, तो वर्त का केंद्र हुआ, वर्त की त्रिज्या हुई, वर्त का व्यास हुआ, वर्त की जीवा हुई, सारे के सारे वर्त के अभ्यंतर भाग में ही स्थित होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको यहाँ तक आएगी। बढ़िया तरीके से आप अब स्क्रीनशॉट वगैरह लो और अब लिखो। अब बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो एक लाजवाब तरीके से। इस तीसरे का डायग्राम ये यहाँ बनाए। बाकी ये वर्त की त्रिज्या नहीं, अभी कोई त्रिज्या मत सोचना, त्रिज्या की परिभाषा अगली स्लाइड में आपको लिखूंगा। पहला काम तो आपको यहाँ तक करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लो सब, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझो एक एक, और लाजवाब तरीके से आपको नोट्स लिखने से। इतने बेहतरीन तरीके से नोट्स कोई नहीं लिखवाएगा आपको, जितना भाई आपके लिए काम कर रहा है। बोलो सब, है किसी प्रकार की दिक्कत आपको कि सर नहीं ये तो बात हमें समझ में नहीं आती बिल्कुल ही, तो बोलो, बात करें, वरना आगे बढ़े। वीडियो ज़्यादा ही बनेंगे, वीडियो तो काफ़ी बनाने पड़ेंगे मेरे को, क्यों 10 पॉइंट जो 2 है उसके एग्जाम्पल है 3, उसके ही 2 बनाने पड़ेंगे। पहला दूसरा एग्जाम्पल साथ में करवाना पड़ेगा, तीसरा पूरा अलग ही करवाना पड़ेगा, बड़ा एग्जाम्पल, तो टाइम तो लगेगा ना अलग अलग करके, लेकिन शानदार तरीके से करो उनको, बहुत सिंपल वे में आपको करवा दिए जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना और पूरी चीज़ें याद करनी, इस बात को ध्यान रखना। पूरी की पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, गोटी भी होनी चाहिए आपके, कि कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज़ को वापस लिखते हैं। वर्त की परिभाषा, नोट में आपको पॉइंट ध्यान रखना। एक परिभाषा हमारे पास आई, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे वर्त की त्रिज्या, फिर वर्त की जीवा, फिर वर्त का चाप। इतनी तो बातें पढ़नी है जो आपको कल आधे घंटे में बताई, उन बातों को अब लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से। ले लो साहब बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह, डायग्राम बनाना बढ़िया अच्छा तरीके से, गोल चीज़ें बनाना, प्रकार वगैरह लेके ढंग के नोट्स बनाना, ताकि जब नोट्स अच्छे होंगे ना तो पढ़ने में आपको आनंद आएगा, पढ़ने की रुचि पैदा होगी आप लोगों के। नहीं सर हम पढ़ लेते, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। ऐसे हवाबाजी मत कर लेना ऊपर ऊपर से कि नहीं हो गया सर, ऐसा कुछ भी मत करना आप लोग। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें जो आपको बताई गई एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। मैंने आपको कल समझा दिया था, तो आज आपको ज़्यादा कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं, फटाफट समझ में आ जाएगी। बढ़िया तरीके से याद करना, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं वर्त की त्रिज्या। अब देखो पढ़ते हैं वर्त की त्रिज्या के बारे में, वर्त की त्रिज्या एक्चुअल में होती क्या। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हेडिंग लगाते हैं, एक एक चीज़ का कंसेप्ट करते हैं क्लियर। क्लास तो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरी की पूरी कर लेते हैं। वर्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। इंग्लिश का वर्ड लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ काम आएंगे है ना। जो बच्चे आगे जाकर पढ़ेंगे IIT वगैरह, नीट वगैरह, तो उनके इंग्लिश मीडियम काम आएगी, तो पढ़ने में क्या जाता है। सही है ना, बिल्कुल सर। तो परिभाषा क्या होती है सर, आप लिखेंगे वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी।
वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आप कितने भी बिंदु ले लो, चाहे आप वर्त के ऊपर अनंत बिंदु ले सकते हो, तो किसी भी बिंदु को मिलाओगे तो वर्त की क्या बनाएगी? एक त्रिज्या बनाएगी। ठीक है, तो इधर ध्यान देना। ठीक है, यहां तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आपको बढ़िया तरीके से बनाना है एक वर्त। ये वर्त है और ये वर्त का क्या है? केंद्र। और वर्त पर आपने एक बिंदु ले लिया, सपोज दैट यहाँ ले लिया ए। मैं खूब सारे बिंदु ले लेता हूँ आपके सामने। एक मैंने यहाँ ले लिया बी, एक मैंने यहाँ ले लिया सी, एक मैंने यहाँ ले लिया डी और एक मैंने यहाँ ले लिया ई। अब ऐसे तो कितने ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, जितने भी आप केंद्र से मिला दोगे इन रेखाखंडों को, ठीक है, और ये जो आपके सामने मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, और ये ओ होगा वर्त का केंद्र। क्या आपको वर्त की त्रिज्या समझ में आ गई? वर्त की त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं है। वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है सर? त्रिज्या कहलाती है। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ डेफिनेशन नहीं हो सकती, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम सिंपल सा काम हमने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, क्या आपको ये बात पल्ले पड़ गई? क्या सारी की सारी वर्त की क्या है? त्रिज्या है। तो आपको आराम से ये बात आ जानी चाहिए समझ में। बढ़े आगे फिर? बिल्कुल सर। और अगर हम अब आगे बढ़ेंगे तो अगली जो हमारी हेडिंग रहने वाली है साहब, वो है वर्त की जीवा। क्या रहने वाली है साहब? वर्त की जीवा, जिसको आप बोल लेंगे कोड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे साहब? कोड ऑफ द सर्कल, जिसको आप वर्त की जीवा बोले। कोड ऑफ द सर्कल बोला जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं। आप लिखेंगे वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। डायग्राम बनाता हूं, यहां बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान देना सब। ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है। तो वर्त पर आपने क्या ले लिया? एक बिंदु ले लिया ए, एक बिंदु आपने ले लिया बी, फिर एक बिंदु ले लिया आपने सी, फिर एक बिंदु ले लिया आपने डी, फिर आपने एक बिंदु ले लिया पी, फिर एक बिंदु ले लिया आपने क्यू, फिर एक बिंदु ले लिया आपने आर, फिर एक बिंदु ले लिया एस। बिंदु ले लिया। अब क्या बोला? वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, आपने अगर किसी भी दो बिंदुओं को मिला दिया, जैसे मैं तो यहाँ सीधा सीधा आपके लिए मिला देता हूँ, ये मिला दिया, इन दो बिंदुओं को मिला दिया, इन दो बिंदुओं को मिला दिया, और यहाँ खास बात ये होगी वर्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है ये। और ये जो आपके सामने बना है ना, ये वाले, ये जितने भी रेखाखंड आपके सामने बने हैं, ये जो बने हैं आपके सामने, ये वर्त की क्या है साहब? आपके जीवा है।
वर्त की क्या है, जीवाएं। सारी की सारी वर्त की जीवाएं हैं। आपको सर कौन कौन सी जीवाएं हैं, तो आप यहाँ AB भी कह सकते हो, जीवा है, CD भी इसकी जीवा है, PQ भी इसकी जीवा है, और RS भी इसकी क्या है, एक जीवा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉमा ढंग से लगाता हूँ ताकि अलग अलग हो जाए। सारी की सारी वर्त की क्या है, आपके जीवाएं कहलाएगी। ठीक है, और ये जो लाइन बनी है ना, ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा, और ये वर्त की क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। और ये वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा है साहब, इसको आप क्या बोलेंगे, वर्त का व्यास। इसको आप क्या बोलेंगे, वर्त का व्यास बोलेंगे सर। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होता है, और वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, वर्त की जीवाएं कहलाती है। इसका मतलब वर्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, तो वर्त में अनंत जीवाएं भी हो सकती है। वर्त में अनंत जीवाएं हो सकती है और वर्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर नोट में, और नोट में पहला पॉइंट। पहली बात तो बताओ, इसके बाद ये चित्र वगैरह समझ में आया नहीं बिल्कुल। अब आप क्या लिखेंगे, ऐसी जीवा। ठीक है, तो मैं ढंग से लिखूं एक बार थोड़ा सा। आप लिखेंगे वर्त की ऐसी जीवा, वर्त की ऐसी जीवा जो वर्त की ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर, जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वर्त की ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का व्यास कहलाती है। वर्त का क्या कहलाती है साहब, व्यास कहलाती है। ये वर्त के व्यास की परिभाषा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे त्रिज्या लिखवाते हैं, क्योंकि त्रिज्या और व्यास का रिलेशन होता है, तो वो कहते हैं नहीं सर व्यास लिखो नहीं, उससे पहले आपको चाप पढ़ना पड़ेगा, सॉरी जीवा पढ़नी पड़े, फिर आते हैं। ठीक है, और अगली बात, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है, आपके व्यास होती है। इस बात को ध्यान रखना। क्या आपको बातें सारी समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, एक एक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करवा रहा हूँ आपके, बहुत शानदार तरीके से। है तो 9th की क्लास की बातें, लेकिन शायद आपने इतनी बारीकी से आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होगी जितने मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूँ, हर चीज़ रिलेटेड कर रहा हूँ, इससे आगे ये आएगा, इससे आगे ये आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर बिल्कुल सब। अब थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं सब। अब क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। अब त्रिज्या और व्यास आ गए दोनों, तो मैं इनका रिलेशन बनाता। आप लिखेंगे व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन त्रिज्या व्यास की व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा सब, अर्थात व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। और ये एक बार राजस्थान बोर्ड का सवाल भी है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी ने पूछा कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा साहब व्यास बटा 2।
मैंने ये वर्त इसीलिए नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये सब जगह अगर आप त्रिज्या किसी में भी निकालेंगे, चाहे बेलन में निकालेंगे, चाहे आप शंकु में निकालेंगे, चाहे गोले में निकालेंगे, चाहे अर्धगोले में निकालेंगे, तो सब में एक ही होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। अगर आपको व्यास दे रखा है और त्रिज्या निकालनी है तो व्यास बटा 2 मतलब व्यास का आधा कर दो, आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ये बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है और अगली स्लाइड में आज की भाषा हो जाएगी पूरी। एक ही चीज़ पढ़नी, वर्त का चाप, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा बचा नहीं जो आपको बताने लायक है। बढ़िया तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सब, जो आपको काम करना पड़ेगा। क्या आपको लाल और लालियों को सारी बातें समझ में आई? इसके बाद का ये चित्र है, इसके बाद का ये चित्र है और सारी बातें। वर्त की त्रिज्या क्या थी? वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती। वर्त की जीवा, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती। और ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वही होगी जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? वर्त का व्यास होती। तो वर्त की ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का क्या कहलाती? व्यास कहलाती। वर्त की ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का क्या कहलाती? व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है? व्यास। कोई पूछ ले वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वर्त का क्या होती है? व्यास होती है। और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। ये बात भी आपको सर लिखवाई नहीं आपने कि एक वर्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत व्यास हो सकते हैं और अनंत जीवाएं हो सकती है। ये मैं सारी चीज़ें आपको कल जो क्लास लूंगा ना उसके अंदर सारी बातें बता दूंगा, नोट डाल के। वो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, क्या उनके एक स्पेशल एक पूरी एक स्लाइड भरूंगा, 8 से 10 पॉइंट लिखवाऊंगा, ताकि वहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और वहाँ से सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी है साहब, ये आपको समझ में आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से इनके नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से लिखो, वीडियो को पॉज करो और एक एक चीज़ को आप देखो। अब ज़्यादा कोई बचा ही नहीं, अगली स्लाइड में एक ही हेडिंग है केवल, वर्त का चाप। क्या है? वर्त का चाप। और आज की क्लास हो जाए खत्म और 9th क्लास का लगभग वैसे ही खत्म हो गया। 2 ही बातें बची थी, एक तिर्यखंड और एक वर्तखंड। मैं भी नहीं करवा रहा हूँ, तिर्यखंड और वर्तखंड मैं आपको करवाऊंगा 11वें चैप्टर में। मस्त रही, वहाँ मैं आपको सारी बातें बता दूँ, क्योंकि अभी परिभाषा लिखूंगा, वहाँ और लिखवानी पड़ेगी, वहाँ तो वैसे भी लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उनके क्षेत्रफल के सूत्र लिखवाने, उनके लघु के क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। ये है साहब आपके सामने वर्त की त्रिज्या और वर्त की जीवा के बारे में। और वर्त के व्यास की परिभाषा जीवा से ही आती, सीधा डायरेक्ट कभी भी नहीं आती। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, कोई भी जीवा, कोई जरूर नहीं, अगर आपने सपोज दैट इस ए और एस को मिला दिया तो भी ये देख लो, अगर केंद्र से होकर गुजर रही, ऐसा झूठा मत कर देना केंद्र से ना। कोई भी जो केंद्र से होकर जो जीवा गुजरेगी, जो रेखाखंड गुजरेगा, वो आपके वर्त का व्यास कहलाएगा। फाइनल बात है, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने वर्त की त्रिज्या और वर्त की जीवा के बारे में बेहतरीन तरीके से चीज़ें बढ़िया तरीके से करो और एक एक कंसेप्ट को क्या करना, आपको क्लियर करना। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। इतना मैंने लाजवाब तरीके से आपको बातें बता दी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो और अगली स्लाइड में इसकी क्लास को करते हैं फटाफट खत्म। और फिर कल से शुरू करेंगे 10वीं क्लास का लेक्चर और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है साहब। तो ये है आपके सामने वर्त की त्रिज्या और वर्त की जीवा के बारे में बातें जो आपको याद करनी। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं वर्त का चाप। अब देखो पढ़ते हैं वर्त का चाप। वर्त के चाप की आपको लास्ट हेडिंग अभी पढ़नी है, फिर 9th क्लास का बेसिक आपका हो जाएगा पूरा। तो हमें पढ़ना है वर्त का चाप। और वर्त के चाप के खूब सारे आपके एग्जाम्पल है, घड़ी होती है घर में आपके, तो आपको पढ़ना है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, तो आपको पढ़ना है आर्क ऑफ द सर्कल। वर्त का क्या पढ़ना है साहब? आपको चाप पढ़ना, ठीक है। तो वर्त के चाप की परिभाषा लिखवाता हूं पहले आपको, मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो आप लिखेंगे वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग। वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग वर्त का चाप कहलाता है।
वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग वर्त का क्या कहलाता? चाप कहलाता। ध्यान देना साहब, बड़ा छोटा सा आगे है, ज़्यादा कोई दिक्कत करेगा नहीं आपको। ये आपने लिया वर्त का केंद्र। क्या लिया? वर्त का केंद्र। और वर्त पर ऊपर आपने दो बिंदु ले लिए, ये ए बिंदु ले लिया और इधर आपने ले लिया बी बिंदु। ठीक है, तो ये अगर आपने दो बिंदु लिए तो परिभाषा में यही तो लिखा गया, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो ये भाग है, और आपकी सपोज डायरेक्शन है इधर, आप ए से कहाँ जा रहे हो? बी जा रहे हो, तो आगे भी डायरेक्शन आपकी ये ही रहेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपको आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो बन गए, एक तो छोटा बन रहा है तो इसको हम बीच वाले, ये जो नाम देंगे ये हम देंगे साहब लघु चाप। इसको हम क्या नाम देने वाले? लघु का मतलब होता है छोटा। और एक बड़ा बन रहा है, उसको हम ऊपर वाले को यहाँ नाम दे देंगे दीर्घ चाप। मैं भी नाम लिख रहा हूँ, चिंता मत करो आप लोग, उसको हम नाम दे देंगे दीर्घ चाप। तो थोड़ा ध्यान देना, इधर क्या लिखा है हमने ये लिखा है साहब, एक तो लिखा है देखो चाप ए बी ऐसे, चाप ए बी, चाप ए बी, या इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी चाप ऐसे। ठीक है, और एक हो जाएगा बी ए चाप, यानी कि चाप बी ए, क्या हो जाएगा? चाप बी ए, यानी कि बी ए चाप। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर छोटे वाला बना है तो छोटे वाले को हम नाम दे देंगे, ये आपका एक लघु चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु चाप। और बड़े वाला कहलाएगा दीर्घ चाप। तो छोटा और बड़ा है, केवल आपको परिभाषा से ध्यान रखना। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपको नोट में कुछ ध्यान रखना है जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। आपको क्या लिखना है? यदि वर्त पर स्थित दोनों बिंदु ए तथा बी, यदि वर्त पर स्थित दोनों बिंदु ए तथा बी, ठीक है, यदि वर्त पर स्थित दोनों बिंदु ए तथा बी वर्त के व्यास के सिरे हो तो, वर्त के व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप और दोनों चाप के कोष्ठक में आपको लिखना है लघु चाप तथा दीर्घ चाप बराबर होंगे, अर्थात प्रत्येक चाप अर्धवर्त कहलाएगा, ध्यान देना साहब, चित्र मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मेरे नीचे जगह नहीं, आपको शायद दिखेगा नहीं तो मैं बना देता हूँ पहले यहाँ। क्या सारे एग्री हो ये वर्त का व्यास है? बिल्कुल सर, ठीक है। और अगर ये वर्त का व्यास है तो इसने लिखा क्या है? यदि वर्त पर स्थित दोनों बिंदु ए तथा बी, ये ए तथा बी इसकी स्थिति है, व्यास के सिरे का मतलब एक सिरा यहाँ है व्यास का और दूसरा सिरा यहाँ पर है। अगर ये व्यास के सिरे हैं हो तो दोनों चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, अगर आप इसकी डायरेक्शन बना रहे हैं सपोज देर, ठीक है, तो मैं नीचे वाले को नाम दे देता हूँ, अभी पहले जैसे दिया था, इसको मैं दे देता हूँ लघु चाप और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ आपके लिए? दीर्घ चाप। ठीक है, तो दोनों चाप बराबर नहीं है, क्या आप लिखेंगे? अर्थात, क्या लिखेंगे? अर्थात लघु चाप ए बी बराबर है दीर्घ चाप बी ए के, और दोनों ही चाप क्या कहलाएंगे? प्रत्येक चाप को क्या बोला जाएगा साहब? अर्धवर्त बोला जाएगा। प्रत्येक चाप को क्या बोला जाएगा साहब? अर्धवर्त। तो वो चित्र इसके नीचे बनाना है। इसका मतलब अगर दोनों चाप क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों चाप क्या हो गए? बराबर हो गए,
क्योंकि जिस दिन ये ऊपर चढ़ता रहता है धीरे धीरे क्या होगा, ये बिंदु धीरे धीरे वृत्त के व्यास के बराबर आ जाए, केंद्र के बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों चाप क्या हो गए, बराबर। और दोनों चाप बराबर होती है वो क्या कहलाएगा, प्रत्येक जो चाप होगा वो एक अर्धवृत्त कहलाएगा। ये अर्धवृत्त की एक्चुअल में साइंटिफिक डेफिनेशन ये होती है, बाकी अर्धवृत्त की कोई परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना। तो हमने वर्त शुरू किया, अर्धवर्त पे बात खत्म हुई। ये 9th क्लास का बेसिक खत्म हुआ सा। ऐसे त्रिज्यखंड और वर्तखंड मुझे 2 पढ़ाने, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी नहीं पढ़ाऊंगा। त्रिज्यखंड और वर्तखंड मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में। 11वां चैप्टर जब शुरू करूंगा वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसकी शुरुआत वर्त और अर्धवर्त से होगी, फिर अर्धवर्त और वर्त बताने के बाद आपकी सीधी की सीधी शुरुआत होगी त्रिज्यखंड और वर्तखंड के बारे में। वहाँ सारी खूब सारी बातें हमें करनी। एक क्लास का इंट्रोडक्शन है, बहुत मज़ेदार इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। तो वर्त का चाप, आर्क ऑफ द सर्कल, ये आपके सामने साहब वर्त का चाप है। वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच का जो ये भाग होता है, ये जो बीच का भाग है, देखो ये बड़ा, इन 2 बिंदुओं बीच का ये जो बड़ा भाग है, तो एक चाप छोटा है तो लघु चाप, एक चाप बड़ा है तो दीर्घ चाप। और चाप का ऐसे साइन होता है उल्टा चांद ऐसे, ठीक है। घड़ी में भी आपके एक पेंडुलम लगा होता है टन टन करने वाले से, वो एक चाप ही बनाती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बन गया। अब दोनों अगर चाप बराबर हो गए, लघु चाप और दीर्घ चाप एकदम बराबर है, बराबर कब होंगे, जब ये वर्त के केंद्र के बराबर आके बैठ जाएंगे। वर्त का केंद्र यहाँ, इसने कहा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं यहाँ बैठ, तो फिर आप इनको मिलाएंगे तो 2 चाप बन गए, एक ए बी चाप बना, एक बी ए चाप बना। इसका मतलब दोनों चाप आपस में क्या है, बराबर है। और जिस दिन दोनों चाप बराबर हो गए उस दिन ये प्रत्येक चाप क्या कहलाएगा, अर्धवर्त। और आप देख लो नजर से, आपका अर्धवर्त ही नजर आ रहा है, नीचे वाले ध्यान से देखो, अर्धवर्त नहीं है क्या, बिल्कुल अर्धवर्त है। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, और आज की क्लास को करते हैं खत्म। 2 क्लासों में मैंने आपको 9th क्लास का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। अगर ये 2 क्लासें बचानी होती ना, मेरे को 1 घंटा बचाना होता, तो मैं आपको ये कुछ भी नहीं करवाता और मैं सीधी शुरुआत करता स्पर्श रेखा से। कहाँ से शुरू करता, स्पर्श रेखा से, और आपको बहुत चीज़ें कम समझ में आती। 9th क्लास वाला बेसिक शुरू होता है वर्त से हमेशा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और आज की क्लास को करते हैं खत्म। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की, कि आपको ये चीज़ कोई समझ में नहीं आई जितनी मैंने आपको बातें बताई, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त रही, स्वस्थ रही। और कल तो क्लास बेसिक थी जो आपको समझाई थी, आज के नोट्स लिखवाएं, नोट्स लिखो और याद करो। मैं मिलता हूँ कल की क्लास में। एक्चुअल में 10.1 का कल इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इंट्रोडक्शन 10.1 के 2 है। पूरी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन मैं पहले करवा दूँ, कल हम स्पर्श रेखा के बात कर लें, फिर हमें 2 पर में पढ़ने 10.1 और 10.2, फिर 10.1 प्रश्नावली करें, ठीक है। तब तक मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। आपका भाई आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने देगा, ठीक है। थैंक यू।